हमारे देश को आजाद कराने वाले बहुत सारे ऐसे नायक नायिकाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। उन्हीं में से एक है तूफान सेना की नायिका हौसाबाई पाटिल। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। इन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जो पहचान मिलनी चाहिए थी। तो बात सन 1943 की है कि महाराष्ट्र में सांगली जिले के भवानी नगर के थाने में एक अजीब सा दृश्य था। हौसाबाई पाटिल का पति नशे में उन्हें पुलिस वालों के सामने पीटता ही चला जा रहा था। पीटने के बाद उनका पति एक बड़ा पत्थर उठाकर चिल्लाया, मैं अभी इसे पत्थर से तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनकर बाहर खड़े दो पुलिस वाले कमरे के अंदर चले गए और शायद वे उनकी हत्या के गवाह नहीं बनना चाहते थे। हौसाबाई ने बाद में बताया कि पुलिस वालों ने हमारे बीच मेल मिलाप कराने की कोशिश की और वहां पर मेरा एक भाई भी मौजूद था। मैंने उससे विनती की कि मुझे अपने पति के घर वापस ना जाने दें। मैंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मुझे अपने घर के पास एक छोटी सी जगह दे दो। लेकिन मेरे भाई ने मेरी बात नहीं मानी। पुलिस वालों ने हौसाबाई और उनके पति को समझाने की कोशिश की और उन्होंने दोनों को डांटा भी। आखिरकार वे दोनों के बीच किसी तरह सुलह कराने में कामयाब हो गए और वे उन्हें अपने साथ लेकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए। लुट गए थाने के हथियार। जाने माने पत्रकार पी साईनाथ अपनी किताब द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम में लिखते हैं, पुलिस वालों की गैर हाजिरी में हौसाबाई के साथियों ने थाने को लूट लिया था। वे वहां से 4 बंदूकें और कारतूस लेकर फरार हो गए थे। हौसाबाई और उनके नकली शराबी पति और भाई ने पुलिस को चकमा देने के लिए लड़ाई का ड्रामा किया था। और उस समय हौसाबाई की उम्र 17 साल की थी। उनकी शादी हुए 3 साल हो चुके थे और उनका एक बच्चा भी था। पिती सरकार की तूफान सेना। उस घटना के करीब 74 साल बाद सांगली जिले में अपने गांव वीता में दिए एक इंटरव्यू में हौसाबाई ने हंसते हुए कहा था, मैं अब भी अपने नकली पति से बहुत नाराज हूं, जिसने लड़ाई को असली दिखाने के लिए मेरी बुरी तरह से पिटाई की थी। मैंने बाद में मुझे बुरी तरह से पीटने के लिए उलाहना भी दिया, लेकिन उसने कहा था कि लड़ाई को वास्तविक दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पुलिस वालों को थाने से बाहर निकालने के लिए यही एक तरीका था। हौसाबाई और इस कथित लड़ाई में भाग लेने वाले 2 अभिनेता तूफान सेना के सदस्य थे। तूफान सेना सतारा जिले की एक समानांतर सरकार या पिती सरकार की सशक्त इकाई थी, जिसने साल 1943 में ब्रिटिश सरकार से आजादी का ऐलान कर दिया था। समानांतर सरकार पिती सरकार का मुख्यालय कुंतल में हुआ करता था। एक किसानों और मजदूरों का एक संगठन था और इसके अंतर्गत करीब 600 गांव आते थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। पी साईनाथ लिखते हैं कि पिती सरकार और तूफान सेना दोनों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उभरे थे और जिनका आजादी की परंपरागत लड़ाई से मोहभंग हो चुका था। वे एक तरह की समानांतर सरकार चला रहे थे जिसे उस इलाके के लोग वैध सरकार मानते थे और उस जमाने में सतारा एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और जिसका वर्तमान सांगली जिला भी हिस्सा हुआ करता था। हौसाबाई को हौसाताई भी कहा जाता था और सन 1943 से 40 के बीच वह क्रांतिकारियों के दल की सदस्य थी जो ब्रिटिश ट्रेनों पर हमला करते थे, पुलिस थानों से हथियार लूटते थे और अंग्रेज अफसरों के ठहरने के लिए बने डाक बंगलों में आग लगाते थे। ट्रेनों से लूट। तूफान सेना के सदस्य रहे भाऊलाड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तूफान सेना अक्सर रेलवे लाइन पर बड़े पत्थर रखकर ट्रेनों को रोक लेती थी। ट्रेन के रुकने के बाद उसके लोग आखिरी डिब्बे के पीछे भी पत्थर रख देते थे ताकि ट्रेन पीछे भी ना जा सके और उनके पास हसिया, लाठी और हाथ से बनाए गए बम हुआ करते थे। उस जमाने में ट्रेन के मुख्य गार्ड के पास बंदूक हुआ करती थी, लेकिन लोग उसे काबू में कर लिया करते थे। तूफान सेना का काम ट्रेन से भेजे जा रहे धन को लूटना होता था। एक बार उन्होंने इसी तरह ट्रेन को रोककर 5,51,000 रुपए लूटे थे, जो उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी। और इस तरह लूटा हुआ धन पिती सरकार, गरीब और जरूरतमंद लोगों को जाता था। पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे इनके। हौसाबाई का जन्म 12 फरवरी 1926 को हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। सन 1944 में उन्होंने गोवा में पुर्तगाल सरकार के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में भी भाग लिया था। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी, ये गोवा है, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। जब हौसाबाई सिर्फ 3 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया था।
तब तक उनके पिता ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजादी की लड़ाई में कूद चुके थे। उनके पिता ने गांव के लेखपाल की नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय आजादी की लड़ाई को देना शुरू कर दिया था। उनके खिलाफ सरकार ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे, इसलिए उन्हें भूमिगत रहकर अपना सारा काम करना पड़ता था। वह गांव गांव घूमकर लोगों को विद्रोह करने के लिए कहते थे। हौसाबाई के पिता की संपत्ति जब्त हुई और उनके साथ करीब 500 लोग काम कर रहे थे और उन सबके खिलाफ सरकार ने गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे और वे लोग रात में हरकत में आते थे। उनका काम रेलवे लाइन को उखाड़ना होता था। वे यात्री वाली गाड़ी को पटरी से नहीं उतारते थे। उनका निशाना अंग्रेज सरकार के लिए सामान ले जाने वाली मालगाड़ियां हुआ करती थी। जब हौसाबाई के पिता नाना पाटिल को अंग्रेज सरकार पकड़ नहीं पाई तो उन्होंने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। हौसाबाई याद करती हैं कि हमारे घर को सन 1929 में जब्त किया गया था। हमें रहने के लिए सिर्फ एक छोटा कमरा दिया गया। उन्होंने हमारे खेतों की भी कुर्की कर ली और जिससे हमारी आमदनी के सारे जरिए समाप्त हो गए थे। और आप सोचिए, इतना पिताड़ना झेलना पड़ा, तब जाकर आप देखते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ। गांव वालों ने पुलिस के डर से हमसे बात तक बंद कर दी थी और गांव के पंसारी ने हमें नमक तक देने से इनकार दिया था। हम लोग गूलर को पकाकर उसकी सब्जी खाने लगे थे। और आप देखिए, गरीबों के बीच अंग्रेजों से संघर्ष। एक तरफ हौसाबाई के गांव वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सरकार के साथ भी सहयोग नहीं किया। जब सरकार ने नाना पाटिल की संपत्ति की नीलामी का ऐलान किया तो कोई भी गांव वाला उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आया। हर सुबह शाम गांव भर में बुनियादी कराई जाती कि नाना पाटिल के खेत की नीलामी होनी है, लेकिन किसी भी गांव वाले ने उनके खेत के लिए कोई बोली नहीं लगाई। हौसाबाई के मामा ने उनके जीवन यापन के लिए उन्हें बैलों की एक जोड़ी समेत एक बैलगाड़ी दे दी। उनका परिवार उस बैलगाड़ी के जरिए गुड़, मूंगफली और अनाज बाजार तक पहुंचाने का धंधा करने लगा। हौसाबाई का परिवार सन 1947 में आज़ादी मिलने तक उसी एक कमरे के घर में रहा। हौसाबाई ने याद किया कि मेरी दादी का ब्लाउज फट गया था और हमारे पास नया ब्लाउज खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरे पिता की एक पुरानी लुंगी फाड़कर उसके 2 टुकड़े किए और उससे 2 सफ़ेद ब्लाउज बनाए। बाद में जब हमारे पास थोड़े पैसे हो गए तो हमने उनके लिए एक नया ब्लाउज खरीदा, लेकिन उन्होंने उन्हें छुआ तक नहीं है। आज़ादी मिलने और हमारी संपत्ति वापस मिलने तक वह अपने बेटी की लुंगी से बने 2 ब्लाउज ही पहनती रही। आज़ादी के बाद भी मेरी दादी ने कभी भी रंगीन ब्लाउज नहीं पहने और सफ़ेद ब्लाउज ही पहनती रही। 1963 में जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वह सफ़ेद ब्लाउज ही पहने हुई थी। गोवा में साथी को जेल से छुड़ाया इन्होंने। सन 1944 में हौसाबाई और तूफान सेना के उनके साथियों ने गोवा में एक अभियान में भाग लिया और उनको अपने एक साथी को जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसको वहां से 17 हथियार पहुंचाने के दौरान पुर्तगाली पुलिस ने पकड़ लिया था। और उस जमाने में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए खास तौर से जो महाराष्ट्र में सक्रिय थे, गोवा से हथियार खरीदना आम बात थी। गोवा में भारत के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा हथियार खरीदना आसान हुआ करता था। जब गोवा से हथियार लाने के दौरान उनके एक साथी वाल जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया तो तूफान सेना के संस्थापक और नेता जीडी बाबू ने जोशी को छुड़ाने के अभियान में खुद भाग लेने का फैसला किया। उनके साथ हौसाबाई भी गई। पी साईनाथ लिखते हैं कि हौसाबाई पणजी जेल में बाल जोशी से मिलने में कामयाब रही। वह उनकी बहन बनकर उनसे मिली और उन्होंने उनके वहां से बच निकलने की योजना एक कागज पर आप दिखते लिखी और उसने अपने जूड़े में छिपाकर उनके पास ले आई। और इसके अलावा उन्हें तूफान सेना के भी हथियार भी उठाने थे जो अभी तक गोवा पुलिस के हाथ नहीं पड़े थे। लकड़ी के बक्से पर बैठकर नदी पार की उन्होंने। थाने में हुई लूट से पहले पुलिस वालों ने हौसाबाई को देख लिया था, इसलिए तय किया गया कि वह रेल के बजाय जमीन के रास्ते वापस लौटेंगे। इसका मतलब था कि घने जंगलों के बीच मीलों पैदल चलना। हौसाबाई ने याद किया कि चलते चलते हम माडवी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी पार करने के लिए वहां कोई नाव नहीं थी और हमारे पास नदी को तैर कर पार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं तालाब में तो तैरने की आदत थी, लेकिन इतनी बड़ी नदी में तैरना मेरे बस की बात नहीं थी। तभी हमें वहां मछली के जाल के अंदर लिपटा हुआ लकड़ी का एक बक्सा दिखाई दिया और उस बक्से के ऊपर पेट के बल लेटकर आधी रात को मैंने वह नदी पार की। हमारे दूसरे साथी हमारे साथ साथ तैर रहे थे। जरूरत पड़ने पर वे उस लकड़ी के बक्से को सहारा दे देते थे जिस पर मैं लेटी हुई थी। नदी पार करने के बाद हम जंगल के रास्ते आगे बढ़े और 13 दिन पैदल चलकर अपने घर वापस पहुंचे। कुछ दिनों बाद बाल जोशी अपने साथियों की मदद से जेल से निकल भागने में कामयाब रहे और इसमें उस कागज की बहुत बड़ी भूमिका थी जिसे हौसाबाई अपने जूड़े में
छिपाकर जेल ले गई थी। 95 साल की उम्र में निधन। भवानी नगर पुलिस थाने के मामले और गोवा अभियान से पहले हौसाबाई की भूमिका तूफान सेना के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की होती थी। वह पता लगाया करती थी कि किस डाक बंगले पर कितने पुलिस वाले मौजूद हैं, वे कब आते हैं जाते हैं, और वे कौन सा समय है जब उन पर हमला करना आसान होगा। और डाक बंगले पर आग लगाने का काम दूसरे दल का हुआ करता था। पी साईनाथ लिखते हैं कि अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक मशीनरी में इन डाक बंगलों की बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती थी और इनके नष्ट हो जाने से उस इलाके के प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न हो जाया करता था। 23 सितंबर 1921 को कब 23 सितंबर 2021 को 95 साल की उम्र में हौसाबाई ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। 2021 में इनकी डेथ हुई थी। और भारत की आज़ादी की लड़ाई की महागाथा में हौसाबाई को जो स्थान मिलना चाहिए था वह अभी भी नहीं मिला। इतिहास की किताबों में भी उनकी अनदेखी की गई। महाराष्ट्र की इतिहास की किताबों में कहीं पितीका सरकार का तो मामूली जिक्र मिलता है, लेकिन तूफानी सेना के कारनामों को जल्दी भुला दिया गया। तो बहुत सारे नायक हैं जो हम लोग जिनके बारे में नहीं पढ़े हैं, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उनका भी योगदान है देश की आज़ादी में। उन्हें भी पिताड़ना सहनी पड़ी अंग्रेजों से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।